क्या आपने चेतन भगत की नई किताब पढ़ ली है? यदि आपने ये किताब नहीं पढ़ी है और आप इसकी कहानी जानना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए। हाय गाइस, मैं हूँ किमी और मेरे चैनल बेस्ट कहानियाँ विद किमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जिस किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ, या कह लीजिए कि जिस किताब की मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो है चेतन भगत की नई किताब, उनकी लेटेस्ट बुक 400 डेज। 400 डेज केशव सौरभ डिटेक्टिव सीरीज की थर्ड बुक है। सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आपको पहली दोनों बुक्स भी पढ़नी होंगी, यानी गर्ल इन रूम नंबर 105 या फिर दूसरी बुक वन अरेंज्ड मर्डर आपको पढ़नी होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि 400 डेज एक स्टैंड अलोन बुक है, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी किताब के बारे में। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। केशव राजपुरोहित आईआईटी ग्रेजुएट है। वो 29 साल का है और आईपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ऑब्वियसली अब उसके पास इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स ही बचे हैं, क्योंकि वो 29 साल का है और ये अटेम्प्ट सिर्फ 32 साल तक दिए जा सकते हैं। वो अपने आप को लूज़र जैसा महसूस करने लगा है, जिसने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया है। वो अपने पेरेंट्स के साथ गुड़गांव की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी, जिसका नाम आइकन है, में रहता है। उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान रहते हैं कि वो कब सेटल होगा, कब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ेगा। केशव का फ्रेंड सौरभ भी उनके साथ ही रहता है। सौरभ साइबर स्पेस नाम की कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। केशव और सौरभ एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी भी चलाते हैं, जिसका नाम है जी डिटेक्टिव्स। मगर जी डिटेक्टिव कंपनी के पास बहुत ही कम केसेस आते हैं। एक दिन केशव के पेरेंट्स को अपनी सोसाइटी के पार्क में आलिया नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की मिलती है। वो उनके टावर के सामने वाले टावर में रहती है। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं आलिया को देखकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद केशव के लिए बहुत अच्छा मैच मिल गया है। वो केशव को बुलाकर आलिया से मिलवाते हैं, मगर बहुत जल्दी ही पता चल जाता है कि आलिया तो पहले से ही मैरिड है और उसकी एक डॉटर भी है। पेरेंट्स मायूस हो जाते हैं। इस बीच सौरभ अपने ओवरवेट होने की वजह से परेशान है, क्योंकि हर लड़की उसको फ्रेंड जोन कर देती है। सौरभ चाहता है कि केशव उसका ट्रेनर बनकर उसे फिट होने में हेल्प करे। केशव उसे डाइटिंग और एक्सरसाइज करने की सलाह देता है और साथ ही साथ कहता है कि वो सोचेगा इस बारे में कि उसका ट्रेनर बनना है या नहीं। फिर एक दिन आलिया केशव के घर उसे मिलने आती है और उससे कुछ मदद मांगती है। वो चाहती है कि केशव उसकी बेटी सिया को ढूंढे। वो केशव को बताती है कि कैसे 9 महीने पहले उसकी 12 साल की बेटी सिया का अपहरण कर लिया गया था। उसे किसी ने घर से किडनैप कर लिया था। यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। आलिया अपने हस्बैंड मनीष और अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने इन लॉज के बंगले में रहने के लिए आई हुई है। इन लॉज का बंगला आलिया की सोसाइटी से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर है और वो अक्सर वीकेंड्स में अपने इन लॉज के पास आते हैं रहने के लिए। आलिया की बड़ी बेटी, जिसका नाम सिया है, वो करीब 12-13 साल की है और उसकी छोटी बेटी सुहाना 6 साल की है। आलिया के इन लॉज यानी कि अरोरा फैमिली बहुत हाई फाई और अफ्लुएंट फैमिली है। और क्योंकि इनका ज्वेलरी का बिजनेस है, ये डायमंड ज्वेलरी बनाते हैं और इनका अपना ही एक बहुत अच्छा ब्रांड है और इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। घर में उसके ससुर शमशेर मेहरा, सास दुर्गा मेहरा, जेठ तन्मय और जेठानी रचना और उनके 2 बेटे रोहित और संजय हैं। बच्चे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं। रात के करीब 10:30 बज चुके हैं। चारों बच्चे जिद करके एक ही रूम में सो जाते हैं। आलिया सिया से उसका फ़ोन ले लेती है ताकि वो सो जाए, नहीं तो उसे लगता है कि शायद सिया फ़ोन पर ही लगी रहेगी और सोएगी नहीं। आलिया के इन लॉज शमशेर और दुर्गा, जेठ तन्मय और मनीष लिविंग रूम में ड्रिंक कर रहे हैं। आलिया की सास दुर्गा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उसे ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि वो आलिया को मनहूस, डायन और पिशाचिनी भी कहती है और सोचती है कि घर में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी होती है तो उसका कारण और कोई नहीं, आलिया है। और यही कारण है कि आलिया की सास अक्सर किसी न किसी बहाने से घर में कोई ना कोई पूजा या अनुष्ठान कराती रहती है। उनके एक फैमिली पंडित जी हैं, जिनका नाम है पंडित शास्त्री जी, और आलिया की सास पंडित शास्त्री जी से बिना पूछे कोई भी शुभ काम नहीं करती है। इसी अनबन और लड़ाई झगड़े के कारण आलिया अब अलग रहने लगी है, नहीं तो पहले आलिया और उसकी फैमिली इसी बंगले में रहते थे। खैर, आलिया अपने कमरे में आ जाती है और बाद में मनीष भी वहाँ आ जाता है। आलिया की मदर इन लॉ के बिहेवियर से आलिया बहुत हर्ट है। वो उम्मीद करती है कि मनीष उसकी साइड लेगा, मगर मनीष कभी भी कुछ नहीं कहता। वो अपनी मदर के सामने कुछ कह ही नहीं पाता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बाद में वो कई बार आलिया से माफ़ी मांग लेता है।
आज भी उसने यही किया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब आलिया बच्चों को जगाने के लिए उनके रूम में जाती है तो देखती है कि रोहित और संजय पहले ही उठ चुके हैं। सिया रूम में कहीं नहीं मिलती। आलिया की छोटी बेटी सुहाना सो रही होती है। आलिया उसे जगाती है और उससे सिया के बारे में पूछती है। सुहाना काफ़ी डरी हुई लगती है, घबराई हुई सी लगती है। अचानक वो कहती है बैड मैन विद नाइफ, यानी कि चाकू वाला एक आदमी था। ऐसा कुछ वो कहना चाहती है, अपनी मदर को बताना चाहती है। लेकिन आलिया नोटिस करती है कि सुहाना ने बिस्तर गीला कर दिया है, तो उसे लगता है कि शायद सुहाना ने कोई डरावना सपना देखा है और ये सोचकर वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। सब लोग सिया को ढूंढने लगते हैं, घर का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। सब लोग घबरा जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। ख़ास तौर पर आलिया का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। आलिया के फ्रेंड्स से पूछा जाता है, उसका फ़ोन चेक करते हैं क्योंकि फ़ोन उसकी मदर के पास ही होता है, मगर कुछ भी पता नहीं चलता। आलिया की सास दुर्गा कहती है कि वो खुद कहीं चली गई होगी, यानी कि सिया शायद अपने किसी फ्रेंड्स के पास या वॉक पे या कहीं चली गई होगी। आलिया को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानती है कि सिया कभी भी ऐसा नहीं करती, वो कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाती है। इस स्टेज पर और भी क्लियर हो जाता है कि आलिया की सास उसे पसंद नहीं करती है और शायद उसकी बेटियों से भी उसे कोई ज़्यादा लगाव नहीं है और शायद वो अपने पोतों को ही ज़्यादा प्यार करती है। वे सब डिसाइड करते हैं कि बच्चों से पूछा जाए। रोहित और संजय कुछ नहीं बता पाते, मगर सुहाना कहती है कि चाकू वाला बुरा आदमी सिया दीदी को ले गया। उसने दीदी की गर्दन पर चाकू रखा था और कहा था कि चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हारी सिस्टर और ब्रदर्स को और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दो। फाइनली पुलिस को बुलाया जाता है और रतन चौटाला नाम का एक इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल्स के साथ बंगले में आ जाता है। बंगले में सब जगह तलाशने के बाद वो कहता है कि शायद सिया अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो और अपने आप वापस आ जाए। आलिया इंस्पेक्टर को बताती है कि सुहाना ने किसी आदमी को देखा था। इंस्पेक्टर कहता है कि आप अपनी 6 साल की बेटी पर कैसे विश्वास कर सकती हैं, कैसे उसको इतना सीरियसली ले सकती हैं। फिर वो उनसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। आलिया इरिटेट होकर ज़ोर से चीख पड़ती है और इंस्पेक्टर थोड़ा नाराज़ हो जाता है। इंस्पेक्टर सुहाना से बात करता है। सुहाना बताती है कि उस आदमी के पास बड़ा सा चाकू था। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा था और उसने शर्ट पहन रखी थी। उसके हाथ में वॉच थी और हाथ में बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड्स पहन रखे थे। फाइनली इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हो जाता है। सिया की फ़ोटो सर्कुलेट की जाती हैं। इंस्पेक्टर चौटाला सुझाव देता है कि मीडिया को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, इससे केस में तेज़ी आएगी और थोड़ी हेल्प मिलेगी। आलिया की सास मना करती है कि इससे हमारी बदनामी होगी, लोग जान जाएंगे कि हमारी बेटी को कोई उठा कर ले गया है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि इससे किडनैपर अलर्ट भी हो सकते हैं, यानी इससे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मीडिया को बताने से फ़ायदा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इन सभी से पूछताछ की जाती है, मगर कुछ हाथ नहीं आता है। धर्मेश बताता है कि जिस रात किडनैपिंग हुई थी उस रात धर्मेश अपने दोस्तों के साथ गोवा में था। फाइनली आलिया के कहने पर मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद आलिया के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से एसएमएस आता है। शायद ये किडनैपर का एसएमएस होता है। किडनैपर ने 5 लाख की डिमांड करी होती है। वो कहता है कि एक टिफ़िन बॉक्स में 5 लाख रुपए रखकर सुल्तानपुर नेशनल पार्क में छोड़ देने हैं। आलिया के ससुर शमशेर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। सिया के पिता मनीष 5 लाख रुपए सुल्तानपुर नेशनल पार्क में छोड़ आते हैं, लेकिन उसके बाद भी सिया उन्हें नहीं मिलती। मगर इस बीच पुलिस किसी को वहां पकड़ लेती है। शायद वो फिरौती मांगने वाला शख्स होता है। वो पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने वाला शख्स महराज के कुक मनोहर का कज़न होता है, जिसका नाम सोनू है। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद मनोहर को भी पुलिस पकड़ लेती है और अब जो है शक की सुई मनोहर और सोनू पर अटक जाती है। पुलिस की टीम मनोहर और सोनी के पकड़े जाने को अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती है। वो चाहती है कि मेहरा फैमिली भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जबकि मेहरा फैमिली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने में रिलक्टेंट होती है। लेकिन पुलिस उन पर जोर डालती है कि आप आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें और हमारी तारीफ करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवाल जवाब के सामने फैमिली बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। मीडिया जो भी सवाल आलिया और उसकी सास से पूछती है, उनके जवाब सुनकर मीडिया को ये अंदाज़ा लग जाता है कि सास बहू में नहीं बनती है। इसी का फ़ायदा उठाकर वे एक चटपटी सी कहानी बना लेते हैं। मीडिया मेहरा फैमिली को ही क्रिटिसाइज़ करने लग जाती है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह नहीं निभाई, उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रखा, इसलिए ही ये किडनैपिंग हुई है। इन्हें अजीब तरीके के नैरेटिव्स चलने लगते हैं और अरोरा फैमिली की बदनामी होने लग जाती है।
पूरी फैमिली, सारे मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं कि अब इस परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए। एक तरफ तो सिया की टेंशन है, दूसरी तरफ चारों ओर उनकी बदनामी होने लगती है। कंफ्यूजन में सिया के दादा शमशेर अरोड़ा फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और सिया का पता बताने वाले के लिए 5 करोड़ का अवार्ड अनाउंस कर देते हैं। मीडिया को फिर मौका मिल जाता है नई नई बातें बनाने के लिए। कोई सिया के कपड़ों की बात करता है तो कोई दुर्गा के डायमंड्स की। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि ज़रूर फैमिली ही अबडक्शन में इन्वॉल्व होगी। शमशेर को परवर्ड ग्रैंडफादर तक कह दिया जाता है। आलिया के अलग घर में रहने, 5 करोड़ का प्राइज मनी देने, सभी बातों का बतंगड़ बना दिया जाता है। दुर्गा आलिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि आलिया ने ही मीडिया को इसमें इन्वॉल्व किया था। अरोड़ा फैमिली की इतनी बदनामी होती है कि उनका बिजनेस भी इफेक्ट होने लगता है। इसी बीच पता चलता है कि कुक मनोहर और उसके भाई सोनू को सिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। वे केवल इस मौके का फ़ायदा उठाने और क्विक मनी बनाने के लिए फिरौती का खेल रचते हैं। फैमिली एक बार फिर से उदास हो जाती है क्योंकि उनके हाथ फिर कुछ नहीं लगता है। सिया के ट्यूटर धर्मेश को फिर से इंटरोगेट किया जाता है और उसके पास से सिया की कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं और कुछ फ्रेंडशिप बैंड्स भी मिलते हैं जिनका जिक्र सिया की छोटी सिस्टर सुहाना ने किया था। धर्मेश ने अपने फ़ोन से सिया के वो फ़ोटोज़ डिलीट कर रखे थे। धर्मेश को कस्टडी में ले लिया जाता है लेकिन इसके बाद भी वही ढाक के तीन पात, कुछ भी पता नहीं चलता। सिया की किडनैपिंग के करीब 70 दिनों के बाद आलिया के पास एक पार्सल आता है जिसमें सिया के वो कपड़े होते हैं जो उसने किडनैपिंग वाली रात पहने थे। कपड़ों में खून लगा होता है और साथ ही साथ सिया के डायमंड के इयररिंग्स और एक बालों का गुच्छा भी उस पार्सल में होता है। डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि कपड़ों पर लगा खून सिया का ही था। आलिया लगभग टूट सी जाती है। उधर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पार्सल का हवाला देते हुए अनाउंस कर देती है कि सिया शायद अब इस दुनिया में नहीं है। सिया के अलावा अरोड़ा फैमिली के बाकी सदस्य यही मान लेते हैं कि शायद सिया अब नहीं रही। पुलिस मीडिया को यह भी बताती है कि पूरी जांच के बाद पता चला है कि अरोड़ा फैमिली का इस केस में कोई हाथ नहीं था, यानी किडनैपिंग से उनका कुछ लेना देना नहीं था। अरोड़ा फैमिली चैन की सांस लेती है और ऐसा लगता है कि शायद अरोड़ा फैमिली अब सिया को भूलती जा रही है। मगर आलिया नहीं मानती और वो केशव को कांटेक्ट करती है। कहानी प्रेजेंट में वापस आ जाती है। आलिया केशव को 2 लाख रुपए फीस के तौर पर ऑफर करती है। केशव की मॉम बहुत खुश होती है और वो चाहती है कि केशव जल्दी से जल्दी ये अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवा ले। अब केशव और सौरभ सिया अरोड़ा केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो यूट्यूब में सिया अरोड़ा केस से रिलेटेड जितने भी वीडियो होते हैं उनको देखते हैं। वो इंस्पेक्टर चौटाला से मिलकर केस के पेपर्स की भी स्टडी करते हैं। सौरभ पुलिस स्टेशन में मौजूद पेन ड्राइव से चुपचाप सिया के फ़ोन का डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेता है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आलिया और केशव काफ़ी करीब आ जाते हैं। केशव जानता है कि आलिया मैरिड है मगर वो उसे पसंद करने लगता है। आलिया मनीष से खुश नहीं थी। इसके अलावा मनीष के अपने ऑफिस में कई लड़कियों से नाजायज़ संबंध भी थे। आलिया ये सब जानती थी और साथ ही में सिया का दुख। जीवन के जिस मुश्किल दौर में सिया थी, ऐसे समय में केशव उसे सच्चा दोस्त नज़र आ रहा था। उसे केशव की हमदर्दी और उसका केयरिंग एटीट्यूड बहुत पसंद आने लगा। परिस्थितिवश उन्हें घर के बाहर मिलना पड़ जाता है और ये मुलाकातें उनमें नज़दीकियां और बढ़ा देती हैं। इन मुलाकातों के दौरान ही आलिया केशव को अपने पास्ट के बारे में बताती है और इस तरह कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। आलिया सिर्फ 17 साल की है और इसी उम्र में वो अरोड़ा फैमिली के ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करती है। पहले ही दिन जब मनीष उसको देखता है तो वो उसे बहुत पसंद आ जाती है। मनीष और आलिया में एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। आलिया 17 साल की होती है, मनीष 30 साल का। उसके बाद भी मनीष आलिया को किसी न किसी तरह शादी के लिए राज़ी कर लेता है। धीरे धीरे आलिया भी उसे बहुत पसंद करने लग जाती है। मनीष आलिया को दुर्गा से मिलाता है मगर दुर्गा आलिया को देखते ही रिजेक्ट कर देती है। मगर मनीष किसी तरह से पंडित शास्त्री जी की मदद से दुर्गा को मना लेता है और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दुर्गा पहले ही दिन से आलिया को नापसंद करती है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और कहानी एक बार फिर से वर्तमान में लौट आती है। केशव इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आलिया की छोटी बेटी सुहाना से मिलने के लिए आलिया के मायके कोची जाता है। वहाँ उसकी सुहाना से अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो केशव को उस रात के बारे में डिटेल में बताती है कि वो आदमी बड़ी उम्र का था। उसके सर पर से तेल की स्मेल आ रही थी। उसके हाथ में घड़ी थी।
बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड उसने पहन रखे थे और शायद उसके हाथ में कोई टैटू भी था। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उसने उस आदमी की आवाज़ पहले सुनी हुई है और उसने कहा था, फास्ट फास्ट चलो जल्दी करो। कोच्चि में केशव को आलिया से फिर से अकेले में मिलने का मौका मिलता है जब वो एक होटल बुक करते हैं। वो वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। आलिया मनीष को तलाक देना चाहती है ताकि वो केशव के साथ शादी कर सके। मनीष भी आलिया को तलाक देने के लिए राज़ी हो जाता है, मगर वो आलिया और केशव के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं जानता है। केशव भी आलिया के साथ शादी करने के लिए मन बना लेता है, मगर इसी बीच सौरभ सिया के फ़ोन का डेटा रिट्रीव कर लेता है और पता चलता है कि सिया टेलीग्राम ऐप पर थी और वो किसी रॉय नाम के आदमी से बात करती थी। उनका शक रॉय पर जाता है। सौरभ एक लड़की का फेक टेलीग्राम अकाउंट बनाकर रॉय को अपने जाल में फांस लेता है और उसे एक मॉल में मिलने के लिए बुलाता है, मगर ऐन वक्त पर धर्मेश की मदद से रॉय भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि धर्मेश और रॉय एक दूसरे को जानते थे, मगर वो दोनों पुलिस की पकड़ से दूर थे। एक बार फिर केशव, सौरभ और पुलिस हाथ मलते रह जाते हैं। सिया को गायब हुए हुए 395 दिन हो चुके हैं, यानी कि 395 डेज बीत चुके हैं और उसके बर्थडे के दिन अरोड़ा फैमिली एक पूजा रखती है और पंडित शास्त्री हवन करते हैं। केशव और सौरभ भी इस हवन में शामिल होते हैं। वे हवन कुंड के पास जाते हैं तो पंडित शास्त्री उनसे हाथ आगे करने को कहते हैं ताकि वो उनके हाथों पे मौली बांध सके। केशव की नज़र पंडित शास्त्री के हाथ पर पड़ जाती है। बहुत सारे थ्रेड्स यानी फ्रेंडशिप बैंड्स पहन रखे होते हैं। उनके नीचे एक टैटू बना होता है जिसमें संस्कृत में कुछ लिखा होता है। अचानक पंडित शास्त्री कहते हैं, फास्ट फास्ट चलो जल्दी करो। केशव उनके नज़दीक जाता है तो उनके बालों से उसे तेल की खुशबू आती है। कुछ सेकंड्स के लिए तो केशव जैसे फ्रीज हो जाता है, मगर जल्दी ही उसे सब समझ में आ जाता है। बाद में केशव और सौरभ पंडित शास्त्री की कार में फ़ोन छुपा देते हैं ताकि उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकें और पंडित शास्त्री की लोकेशन उन्हें पता चलती रहे। जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि शास्त्री रात को दिल्ली से बाहर मेरठ की तरफ जाता है। किसी आगे अनजान लोकेशन पर वो रोज़ रात को जाता है। केशव उसका पीछा करता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ एक सुनसान जगह पर एक तहखाने में उसने सिया को छुपा रखा था। वो पुलिस की मदद से उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। तहखाने में सिया की हालत बहुत बुरी होती है। वो कई महीनों से उसी तहखाने में बंद होती है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बुरी हालत में होती है। केशव उसे अपने साथ गाड़ी में वापस लाता है। 400 दिन के बाद सिया अपने घर जा रही थी। वो बताती है कि किस तरह से उस रात शास्त्री उसे किडनैप करके ले गया था। शास्त्री की शुरू से ही उस पर बुरी नज़र थी। वो एक मैनियाक आदमी था। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसने 400 दिन तक सिया को तहखाने में बंद रखा और उसका शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया। सिया आखिरकार वापस आ जाती है। केशव, सौरभ की खूब वाहवाही होती है। अखबारों में, टीवी पर उनका नाम आता है। शमशेर अरोड़ा केशव को 10 करोड़ रुपए देते हैं। केशव के पेरेंट्स फाइनली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके पिता उसे आईपीएस छोड़कर जी डिटेक्टिव पर ही पूरा ध्यान लगाने को कहते हैं। सौरभ कहता है कि वो एक चाइल्ड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी भी खोलना चाहता है ताकि जी डिटेक्टिव के साथ साथ वो ये काम भी कर सकें। आखिर अब उनके पास एक शानदार ऑफिस बनाने के लिए बहुत सारे पैसे भी तो हैं। आलिया केशव से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि सिया शॉक में है और अब आलिया का सारा फोकस सिया पर ही है कि कैसे उसे वापस नॉर्मल किया जाए। मनीष भी अब सुधरने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी शादी को एक और चांस देना चाहते हैं। केशव और आलिया एक बार फिर से एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और आलिया चली जाती है, क्योंकि सच्चे प्यार में अपनी नहीं बल्कि दूसरों की खुशी को देखना होता है। केशव फिर अकेला रह जाता है और सौरभ आता है और दोनों दोस्त गले मिलते हैं और उसके बाद कॉफ़ी पीने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे के मेरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहें। बाय बाय।